सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड की, जो कि 2024 में सेमेस्टर सेकंड में आए हैं, तो उनके पास जो डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस है, यानी उनके पास जो माइनर सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस है, अब आज हम उसको यूनिट फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर सेकंड में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे यूनिट फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। तो सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, पार्ट नंबर 3 जो है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और हमें संघवाद पढ़ना है इसमें। तो हमें फेडरलिज्म और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमें ये पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी नोटिफिकेशन एंड नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो हमें पढ़ना है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो संविधान का जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो संविधान के जो भाग 4 है, हमें उसमें नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसका हमें इसमें प्रावधान मिलता है। यह संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो इससे पहले 14 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार थे, जो कि हमने पार्ट सेकंड में पढ़ रखे हैं। अब उसके बाद 36 से 51 तक हमें नीति निर्देशक सिद्धांत मिलते हैं। तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। यानी आयरलैंड ने भी इसको स्पेन से संविधान से लिया था और हमने इसे आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो इसमें कई तरह की इसमें कई तरह की बातें की गई है। बेसिकली ये समाज कल्याण की बात करता है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो आर्टिकल 36 से हमें पढ़ना है 51 तक इसमें। तो देखते हैं आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 कहता है कि समाज कल्याण करना, यानी नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा देता है ये। आर्टिकल 36 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो है क्या, उसकी परिभाषा देता है और समाज कल्याण की बात करता है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो बेसिकली जो गवर्नमेंट होता है और इन पे लागू होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, समाज कल्याण करते हैं। तो जो भी हमारी सरकार है वो क्या काम करेगी उसके बारे में इसमें दिया है 36 से 51 तक। तो इसमें 36 में तो परिभाषा दी गई है समाज कल्याण की और नीति निर्देशक तत्व की। फिर आर्टिकल 37 कहता है कि न्याय में वाद योग्य नहीं है, यानी इन्फोर्स नहीं कर सकते। मतलब ये न्यायालय में इसके अगर आप नीति निर्देशक सिद्धांत का कोई उल्लंघन हो रहा है, कोई पालन नहीं कर रहा है, समाज कल्याण का काम नहीं कर रहा है कोई, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व है। आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट को। तो ये न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार पर आपके हनन हो तो आप कोर्ट जा सकते हो, पर आपका अगर नीति निर्देशक सिद्धांत अगर आपका हनन करे, यानी कोई सरकार बन रही है वो आपको समाज कल्याण का पहले वादा करती है पर नहीं करती, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये कोर्ट में वाद्य योग नहीं है। नीति निर्देशक के 36 से पूरे 51 के बीच में जो भी है वो आप कोर्ट में इसके लिए नहीं जा सकते हो। फिर देखते हैं आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 कहता है कि लोक कल्याण करना, यानी राज्यों द्वारा लोक कल्याण करना। लोक कल्याण क्या होता है? सड़क बनाना, पुल बनाना, लोग के लिए अच्छे पेंशन देना, लोगों को फ्री, जैसे राशन कार्ड पे राशन देना, तो सस्ते में सिलेंडर देना। तो जितने भी लोक कल्याण के कार्य होते हैं ये सरकार करे, ये आर्टिकल 38 में कहा गया। अगर सरकार ये काम नहीं कर रही है तो आप जो कोर्ट है वो नहीं जा सकते हो, क्योंकि 36 से लेकर 51 तक माने पूरी नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। सरकार की मर्जी है, वो करे या ना करे। आप भले वोट द्वारा उसे अगले साल, जैसे कि हर साल जैसे 5 साल में वोट होते हैं, आप उसको हरा सकते हो, उसका विरोध कर सकते हो, पर आप कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए। अब देखते हैं आर्टिकल 39। तो 39 कहता है कि समान कार्य, यानी फीमेल और जो मेल होते हैं उसको समान वेतन देना। यानी आर्टिकल 39 कहता है कि जैसे कि कोई भी कार्य, जो 2 टीचर है एक ही स्कूल में पढ़ा रही है, तो जितनी फीस मेल टीचर को देंगे, आदमी टीचर को मिलेगी, उतनी ही जो वुमेन टीचर है उसको भी उतनी मिलेगी। उस मेल और फीमेल में भेदभाव करके ये नहीं होगा कि उसकी सैलरी 30,000 है तो इसकी सैलरी 25,000 होगी। मतलब एक पोस्ट के लिए हर व्यक्ति को, चाहे वो मेल और फीमेल हो,
उसको एक ही वेतन दिया जाएगा, ये कहा गया है आर्टिकल 39 में। पर अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है, पर कोर्ट नहीं जा सकते आप, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये कोर्ट में बाध्य योग्य है ही नहीं। अब देखते हैं आर्टिकल 39 का। तो इसमें एक 39 है और इसका एक पार्ट है का। तो का में कहा गया है कि निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कानून निःशुल्क सहायता देगा। जैसे कि कोई अपराध हो जाता है या चोरी हो जाती है, तब पुलिस के पास जाते हो, तो पुलिस आपसे पैसे नहीं लेती रिपोर्ट लिखने के, तो मतलब एफआईआर करने के आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, या पुलिस की सेवा लेने के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार उन्हें पैसे दे रही है। तो आर्टिकल 39 का कहता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी आपको, और वकील भी जो कोर्ट में वो फ्री वकील भी मिलते हैं। तो ये किस में मिलते हैं? आर्टिकल 39 का के तहत मिलते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 40। तो मतलब आर्टिकल 14 कहता है, यानी अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायत का संगठन। तो गांव में आपने ग्राम पंचायत देखा होगा। तो ग्राम पंचायत जो होता है पंचायती राज, जो कि गांव में पंचायती राज होती है। वहीं जहाँ शहर होते हैं, जहाँ 2 लाख से ज्यादा आबादी होती है, वहां पे नगर पालिका होती है। तो ये क्या होती है? ये छोटे तौर पे कानून इसमें होते हैं, जो कि आपस में ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, यानी सीधे तौर पे डेमोक्रेसी यहाँ पे होती है। लोगों द्वारा, अपने गांव के लोगों द्वारा एक सरपंच चुना जाता है और वही सारे काम करती है। जैसे कि क्योंकि क्या होता है, इसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, क्योंकि सारे केंद्र सरकार जो है वो गांव गांव तो आ नहीं सकती, तो वहां पे छोटे छोटे तौर पे ग्राम पंचायत बिठाया जाता है। तो आर्टिकल 40 के तहत ही ग्राम पंचायत का संगठन है, मतलब ग्राम पंचायत को जो बनाया गया है उसका जिक्र आर्टिकल 40 में किया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी, यानी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें सरकारी सहायता दी जाएगी। कैसे? जैसे कि कोई ज्यादा गरीब है तो उसे राशन कार्ड द्वारा राशन दिया जाएगा। जैसे बहुत ज्यादा गरीब होते हैं तो उसके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है। कोई बूढ़ा है तो उसे पेंशन दिया जाएगा, कोई वृद्ध है तो उसे पेंशन दिया जाएगा, कोई विधवा है तो आपको विधवा पेंशन मिलता है। तो ये सब क्या है? आर्टिकल 41 के तहत मिलता है ये सब। जैसे कुछ ऐसी सहायता जिसमें लोग अपना कार्य ना कर पाए, या जिसमें वो सक्षम हो, तो क्या होता है, सरकार द्वारा ये सहायता दी जाती है। पर अगर सरकार ये ना दे सहायता, तो मान ले राशन ना दे फ्री में राशन कार्ड द्वारा, और पेंशन भी ना दे, विधवा पेंशन भी ना दे, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो? नहीं, आप कोर्ट नहीं जा सकते इस चीज के लिए, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए आप कोर्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि संविधान में साफ लिखा गया है कि ये वाद योग्य है ही नहीं। जो 37 आपने आर्टिकल पढ़ा इसी का, तो उसमें साफ साफ लिख रखा है कि ये कोर्ट में वाद्य योग्य नहीं है। सरकार अपनी मर्जी से दे भी सकती है और नहीं भी। अगर आप वो नहीं दे रही है तो आप उसको वोट से हटा सकते हो, पर क्या है, कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए, कोई एफआईआर नहीं हो सकती इसके लिए। अब देखते हैं आर्टिकल 42। तो आर्टिकल 42 कहता है कि कार्य की मनोचित एवं न्याय संगत दशाएं, यानी कार्य की मनोचित एवं न्याय संगत दशाएं क्या होती है? यानी कोई कर्मचारी है, वो बीमार है, या तो वो मेहनत नहीं कर सकता, तो उसको क्या है, छुट्टी दे दो या तो हल्के काम दे दो। तो आर्टिकल 42 के तहत ही होता है कि जब कोई बीमार होता है, या किसी को चोट लग जाती है, या कुछ हो जाता है उसको, कि वो काम करने की जो हालत में नहीं रहता है, तो उस व्यक्ति को छुट्टी का प्रावधान दिया जाता है, या तो उसको हल्के काम दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये आर्टिकल 42 में लिखा गया है। पर अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब देखते हैं आर्टिकल 43 के तहत क्या क्या आ गया। तो आर्टिकल 43 कहता है कि श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी। तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी क्या है? जैसे कि कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है, उसे उस काम के लिए उतने पैसे नहीं दिए जा रहे हैं जितना वो काम कर रहा है, यानी उससे काम तो बहुत ज्यादा कराया जा रहा है, डे नाइट भी कराया जा रहा है बहुत ज्यादा, और जैसे 8 घंटे का काम है पर उससे 12 घंटे कराए जा रहे हैं, पर उसे पैसे कितने दिए जा रहे हैं? बहुत कम दिए जा रहे हैं, जो कि 8 घंटे के हिसाब से या तो उससे कम के। तो ये क्या है? इस श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी बताई गई है कि जितना काम हो उतना ही पैसा दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 43 में बताया गया है। जैसे कि जो मजदूर होते हैं वो ईंट पत्थर ढोते हैं, जो होते हैं मजदूर दिहाड़ी वाले, तो उनकी एक फिक्स राशि होती है हर स्टेट की। जैसे उत्तर प्रदेश में होती है, दिल्ली में होती है कि एक दिन का उनको 400 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, लेबरों की भी तय होती है, उससे कम नहीं दे सकते हैं। तो ये किस में बताया गया है? ये आर्टिकल 43 में बताया गया है।
तो देखते हैं अब आर्टिकल 43 का का। तो आर्टिकल 43 का का कहता है कि कामगारों की भागीदारी। जो कामगारों मतलब इसमें कामगारों की भागीदारी मतलब इसमें जितने भी काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उन सबकी मतलब जितने भी मतलब अदर स्टेट के होते हैं, अदर मतलब उनकी अलग समिति होती है, उन सब की क्या होगी इसमें भागीदारी होगी। और आर्टिकल 43 का खा कहता है कि सहकारी समिति। सहकारी समिति क्या होता है? जो कोऑपरेटिव होता है। और एक आर्टिकल 14 कहता है कि समान सिविल संहिता यानी यूनियन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। तो 43 खा का मतलब होता है सहकारी समिति कोऑपरेटिव जो होता है, ये एक तरह की समिति होती है जो सरकारी नहीं होती है पर सरकार को ही क्या करती है, सरकार द्वारा ही चलाई जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा सुधा डेयरी, जैसे कि सुधा डेयरी जो दूध की कंपनी है, वो है तो अपनी कंपनी पर सुधा डेयरी क्या करती है, वो सरकार के अकॉर्डिंग चलती है। वो है वो एक समिति ऐसी है जो गांव-गांव में दूध तो पहुंचाती है, पर उसकी जो वो समिति है वो सरकार द्वारा चलाई जाती है। सुधा डेयरी और भी ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव, तो वो सब क्या आते हैं आर्टिकल 43 के तहत आते हैं। अब आर्टिकल 44 कहता है कि समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कि आपको किसी साल मतलब स्कूल पढ़ रहे हो तो आपको क्या है, एक यूनिफॉर्म में ही आनी पड़ेगी आपको। जैसे सारे बच्चे आ रहे हैं समान सिविल यूनिफॉर्म मतलब, और जैसे कि कोई भी समान जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो इसमें सबके लिए एक ही धर्म में, जैसे कि जिस धर्म के लिए जैसे इसकी सजा होगी, यानी एक धर्म में जैसे कि हिंदू धर्म में एक शादी होती है और मुस्लिम धर्म में भी फिर क्या होगी, जो मुस्लिम धर्म में क्या होती है 3 शादी का प्रावधान है। पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसके तहत क्या होता है कि नहीं, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, चाहे कहीं पे भी कोई संस्कारी मतलब सरकारी संस्था हो, उसमें सभी के लिए एक समान कानून होगा। तो कानून में भेदभाव नहीं होगा धर्म के आधार पे या किसी चीज के आधार पे। तो ये क्या होता है, ये समान सिविल संहिता कहलाती है। इसी के तहत हम स्कूलों में चाहे कोई भी धर्म के व्यक्ति हो वो क्या करता है, या चाहे कोई सरकारी ऑफिस होता है तो वो एक ही यूनिफॉर्म्स में आते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 कहता है कि अनुच्छेद 45 के तहत कि बालकों को निशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, जो कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, यानी जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो क्या होगी, वो निशुल्क दी जाएगी बच्चों को। इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 45 में दिया गया है। आपने देखा होगा कि आपके 8वीं तक की पढ़ाई जो होती है वो फ्री में होती है, फिर उसके बाद 9वीं के बाद आपके पैसे लगते हैं। तो ये क्या है कि आर्टिकल 45 के तहत ही दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो आपको फ्री में दी जाएगी। अब आर्टिकल 46 देखते हैं। तो आर्टिकल 46 कहता है कि जो भी एसटी, एससी, ओबीसी जो होते हैं, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जितने भी ये सब होते हैं, तो इनके लिए एक विशेष प्रावधान होगा, यानी इनको एक आरक्षण दिया जाएगा। किस चीज में आरक्षण, नौकरी में भी आरक्षण। आपने देखा होगा एसटी ओबीसी को मिलते हैं, स्कूलों में भी मिलते हैं। बहुत सी ऐसी सरकारी संस्था, हर सरकारी संस्थाओं में एसटी ओबीसी जो और ये सब पिछड़ा वर्ग होते हैं, इन सब के लिए क्या गया है, प्रावधान रखा गया है। तो ये किसके तहत रखा गया है, ये आर्टिकल 46 के तहत रखा गया है। अब आर्टिकल 47 देखते हैं। आर्टिकल 47 कहता है कि लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य, यानी तो आर्टिकल 47 है वो कहता है कि लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य, यानी लोग जो है, प्रजा जो है और जो जनता है उसके सुधार हेतु जो राज्य है यानी जो सरकार होगी, जो केंद्र सरकार होगी, तो और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगी उनके द्वारा क्या करा जाएगा, उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य, कुछ योजना चलाया जाएगा जिसके तहत जो लोग है, व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य को सेवाएं मिल सके अच्छी, और अच्छा पोषण मिल सके। जैसे कि मिड डे मील चलता है स्कूलों में, जैसे कि 8वीं तक के बच्चों को फ्री में खाना दिया जाता है सरकारी स्कूलों में। तो ये क्यों दिया जाता है, ये आर्टिकल 47 के तहत दिया जाता है, क्योंकि लोक स्वास्थ्य हेतु राज्य का कर्तव्य जो है वो निभाते हैं। और 1ली से 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं सरकारी स्कूल के, उन्हें मिड डे मील दिया जाता है। नशीली दवाई पर प्रतिबंध, यानी उनके राज्य में ऐसी कोई दवाई या कोई ऐसी ड्रग्स या कुछ ऐसा ना मिले, जिससे कोई ऐसी दवाई जिससे लोगों को नुकसान हो, या तो इन सब पे बैन लगाया जाए, ये राज्य का काम होता है। तो ये आर्टिकल 47 के तहत होता है। अब देखते हैं आर्टिकल 48।
तो आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन संगठन, यानी कृषि जो होते हैं और जो पशुपालन होते हैं, मतलब पशु पालने वाले लोग होते हैं और कृषि जो लोग होते हैं, उनके लिए एक संगठन बनाया जाए। वो किसके तहत बनाया गया? आर्टिकल 48 के तहत बनाया गया है। यानी इसके लिए सरकार द्वारा बढ़ावा देगी, सरकार कृषि को बढ़ावा देगी, पशुपालन को बढ़ावा देगी। और जैसे आपने सुना होगा नाबार्ड, बहुत बड़ी संस्था है नाबार्ड। तो ये और तो नाबार्ड किसके लिए काम करती है? नाबार्ड कृषि के लिए काम करती है। आपने हरित क्रांति सुनी होगी, एक बार इंदिरा गांधी द्वारा हरित क्रांति लाई गई थी। तो हरित क्रांति जो है ये भी क्यों लाई गई थी? सरकार द्वारा लाई गई थी आर्टिकल 48 के तहत, क्योंकि कृषि में सुधार हो, अच्छी फसल उगे और लोगों को जागरूकता मिले, कृषि कैसे की जाती है, क्या क्या कर सकते हैं, नए प्रावधान कैसे ला सकते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं, मशीन का यूज कैसे कर सकते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग वो कैसे अपनी फसल उगा सकते हैं। तो इन सब की जानकारी इन सबको दी जाती है आर्टिकल 47 के तहत, सॉरी 48 के तहत। अब आर्टिकल 48 में जैसे कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण भी इसमें आर्टिकल 48 के ए में कहा गया है। यानी पर्यावरण जो है हमारा और वन जो है और वन्य जीव, इसका भी संरक्षण किया जाएगा। यानी जितने भी ऐसे जीव हैं जो लुप्त होने वाले हैं, जिसकी प्रजाति जो वन्य की प्रजाति है, पादपों की प्रजाति है, पर्यावरण है, खनन है, पानी है, तो जितने भी ये जो हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं, जो कि इन सब का क्या करेगी? संरक्षण करेगी सरकार आर्टिकल 48 के तहत। अब देखते हैं आर्टिकल 49 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 49 क्या कहता है। तो आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, यानी हमारे जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, कुतुब मीनार, तो मतलब जितने भी और ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, तो इन और जो वस्तुएं हैं जैसे कि जो म्यूजियम में रखी जाती है, तो इन सब का सरकार संरक्षण करेगी। तो ये आर्टिकल 49 के तहत करती है संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारकों का भी करती है, और जो स्थान होते हैं, जो घूमने वाले टूरिस्ट प्लेस होते हैं, और ऐसी जो वस्तुओं का संरक्षण, ऐसे वस्तु जो बहुत पुराने हैं, राजा महाराजाओं के, या जिसको म्यूजियम में रखा जाता है, तो इन सब का संरक्षण कौन करेगी? सरकार करेगी आर्टिकल 49 के तहत, हमारे संविधान में लिखा है। अब देखते हैं आर्टिकल 50 क्या कहते हैं। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। तो कार्यपालिका का काम और न्यायपालिका का काम दोनों अलग होता है हमारे संविधान के अनुसार। तो इसका प्रावधान आर्टिकल 50 में दिया गया है, यानी अनुच्छेद 50 में यह कहा गया है कि कार्यपालिका का काम अलग होगा और न्यायपालिका का काम अलग होगा। तो यानी इन दोनों का बंटवारा कर दिया गया है। कार्यपालिका क्या करेगी? कानून बनाएगी। न्यायपालिका क्या करेगी? न्याय करेगी। दोनों मिक्स नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के काम में दखल भी नहीं देंगे। तो इन दोनों का बंटवारा कर दिया आर्टिकल 15 के तहत। अब लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा करना, यानी अंतरराष्ट्रीय जो शांति मतलब इंटरनेशनल रिलेशन बनाना और देशों से, और अपनी जो आंतरिक सुरक्षा होती है और दूसरे जो देश होते हैं उनसे अपनी देशों की सुरक्षा करें। तो आर्टिकल 51 में ये कहा गया है। तो जो हमारा नीति निर्देशक तत्व था वो हमने ऑलरेडी कर लिया, जो कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक था, यानी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक था। अब हम देखेंगे फेडरलिज्म यानी संघवाद क्या है। तो फेडरलिज्म जानते हैं, तो जिस शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकार हो, जैसे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और इनकी शक्तियों का विभाजन हो, तो ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। तो संघवाद किसे कहते हैं? तो संघवाद कहते हैं जिस भी देश में दो या दो से अधिक सरकार हो, यानी सरकार की शक्ति बटी हो। हमारे भारत में क्या है? सरकार की शक्ति बड़ी है, केंद्र सरकार की शक्ति अलग है और राज्य सरकार की शक्ति अलग है। केंद्र, जबकि ज्यादा शक्ति केंद्र सरकार के पास है, फिर भी केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति होने के बाद भी राज्य सरकार की शक्तियों का वो हनन नहीं कर सकती, और उन दोनों की शक्ति में बंटवारा किया गया है। तो जैसे कि अमेरिका का है, तो वहां क्या है? एकात्मक संघवाद भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एकात्मक और एक होता है सहकारी संघवाद। तो हमारा जो भारत का संविधान है वो सहकारी संघवाद है। इसमें क्या है? केंद्र शक्ति और राज्य शक्ति की, जो राज्य सरकार है इसकी शक्ति अलग होती है। पर एकात्मक जो संघवाद होता है उसमें क्या होता है? सारी शक्ति ओनली केंद्र के पास होती है। जैसे कि अमेरिका में आपने देखा होगा, अमेरिका में क्या है? एकात्मक संघवाद है।
वहाँ पे सारी शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास ही होती है, यानी वहाँ की सारी जो शक्ति है वो ओनली जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उसी के पास होती है। पर भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सहकारी संघवाद है। तो संघवाद दो प्रकार के होते हैं। तो संघवाद की व्यवस्था हर देश में शक्तियों के बंटवारे विभिन्नता पाई जाती है, यानी आप हर देश में घूम लो, आपको हर देश में अलग अलग संघवाद मिलेंगे, कहीं सहकारी मिलेगी तो कहीं एकात्मक मिलेंगे, यानी कहीं आपको ऐसा मिलेगा कि जैसे कि हमारे भारत में है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्ति अलग होगी, तो कहीं ऐसा मिलेगा आपको कि सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास ही होगी। तो हर देश आवश्यकता के अनुसार, क्षेत्रीय मांग के अनुसार संघीय प्रणाली बनाते हैं, यानी हर देश अपनी जो उनकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार और जैसी उनकी जनता की मांग होती है उसके अनुसार ही अपनी संघीय प्रणाली जो होती है वो बनाता है, यानी संघवाद बनाता है। तो संघवाद के प्रकार जो है वो सहकारी संघवाद होता है, जिसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, जिसमें सरकार आपस में एक दूसरे की सहायता करके कार्य करते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसमें क्या होता है, इसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण पर जोर दिया जाता है, यानी शक्ति का क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है, क्योंकि एक के पास शक्ति होगी तो क्या होगा, राज्य जो है वो निरंकुश हो जाएगा, इसलिए शक्ति को दो जगह बांटा गया है, एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार। वैसे तो हमारे भारत में तीन शक्ति का विभाजन तीन में किया गया है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची वो होता है जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे की मतलब जो कानून है उसको उस पे एक साथ जब मिलके कानून बनाते हैं तो उसको सहकारी वो समवर्ती सूची कहते हैं। तो सहकारी संघवाद के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपसी सहयोग के साथ देश के विकास के लिए कार्य करती है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है और देश का विकास करती है सहकारी संघवाद में। अब जानते हैं एकात्मक संघवाद क्या होता है, जो कि अमेरिका में चलता है और कनाडा में चलता है। तो शासन की संपूर्ण शक्ति इसमें क्या होती है, केंद्र के हाथों में ही होती है और सारे कानून बनाना सिर्फ केंद्र के पास होता है, यानी यहाँ पे राज्य शासन सब क्या होता है, केंद्र के हाथ में होता है। राज्य की शक्ति का बंटवारा यहाँ नहीं होता है। ऐसे देश आपको कहाँ मिलेंगे, जैसे चीन देख लो आप, फ्रांस देख लो आप, चीन में क्या है, ऐसे ही है, निरंकुश शासन होता है। आप उत्तरी कोरिया देख लो। तो इसकी कुछ चुनौतियां भी होती है। पहला होता है क्षेत्रवाद, दूसरी होती है शक्तियों का विभाजन, क्योंकि इसमें क्षेत्र जो शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। तो अब जानते हैं कि संघवाद आया कहाँ से था, होता क्या है, हमने ये जान लिया, पर इसका हम थोड़ा वो जान लेते हैं अर्थ। तो संघवाद का अर्थ, हमने परिभाषा जानी थी, अब हम अर्थ जानते हैं। संघवाद का जो शब्द है आया कहाँ से, तो संघवाद शब्द जो है फेडरलिज्म से बना है। तो फेडरलिज्म लैटिन भाषा के फ्यूडस शब्द से बना है। तो फ्यूडस जो शब्द है उसका अर्थ होता है संधि या समझौता। तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो 1935 में बनाई गई थी। जो 1935 भारत शासन अधिनियम आया था जो उससे अपनाई गई थी, और ये जो संघवाई व्यवस्था है जो ये कनाडाई मॉडल है, यानी कनाडा में जो है कनाडा से ये लिया गया है। तो हमारे भारत का संविधान जो है उसको हम हर बहुत जगह से हमने, जैसे मौलिक अधिकार कहीं और से लिए, नीति निर्देशक कहीं और से लिए, वैसे हमने संघवाद भी कहीं और से लिए, हमने कनाडा से लिए। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से आर्टिकल 246 में शक्ति का विभाजन की बात की गई है और भारत में संघीय व्यवस्था आधार प्रस्तुत करती है। तो आर्टिकल 1 से लेके मतलब आर्टिकल 1 में आप आर्टिकल 1 पढ़ोगे और आर्टिकल 246 पढ़ोगे तो उसमें ये बात की गई है कि भारत में संघीय व्यवस्था है और भारत में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उसकी जो शक्ति है वो अलग है, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण है। तो आपका यूनिट फर्स्ट है उसका पार्ट 3 भी होता है आपका कंप्लीट। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। सो धन्यवाद।